बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के विभिन्न टॉपिक को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण, असमघात रैखिक अवकल समीकरण किस प्रकार से हल होते हैं और उसको हम मैट्रिक्स विधि से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि कोई भी प्रश्न आता है असमघात रैखिक अवकल समीकरण का, तो इसे मैट्रिक्स मेथड से ही हल करना है। हमारे पास क्रेमर्स रूल भी है, एडजॉइंट आप ए अपन डिटरमिनेंट आप ए इनवर्स वाला भी है, तो उस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। चूँकि इसमें तुम्हारे कोर्स में मैट्रिक्स मेथड ही है, इसलिए मैट्रिक्स मेथड से ही हल करेंगे। असमघात इसलिए कहा जाता है कि चूँकि यहाँ पे x + y + z = 9 है, कांस्टेंट कुछ न कुछ वैल्यू है। इसी प्रकार 2x + 5y + 7z = 52 है। इस प्रकार कुछ न कुछ कांस्टेंट्स हमारे राइट साइड में है, इसलिए इसको नॉन होमोजीनियस कहा जाता है। होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं होता, जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इसलिए नॉन लीनियर, नॉन होमोजीनियस कहा जाता है। अब इस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए 3 इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। आव्यूह विधि, देखो क्वेश्चन में भी दिया, आव्यूह विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विथ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। x + y + z = 9, 2x + 5y + 7z = 52, 2x + y - z = 0। यह इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड हमको इसे मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। वी हैव ax = b। ax = b का मतलब ये है एक मैट्रिक्स होगा, x उसका वेरिएबल है x y z, और b राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स है वो होंगे। तो ax = b। a के कोफिशिएंट देखिए 1 1 1 पहला वाला, दूसरा वाला देखिए 2 5 7, कोफिशिएंट्स ऑफ x y z 2 5 7, और लास्ट लाइन है 2 1 - 1। ये लास्ट वाला इक्वेशन 2 1 - 1। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स मिला, और बाजू में x की जगह है x y z, कॉलम में एक कॉलम बनेगा, और राइट हैंड साइड में 9 52 0। अब इस प्रकार ये मैट्रिक्स मेथड जो कहलाता है, इसके अंतर्गत हमें जैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते थे, उसी प्रकार से रो की सहायता से अन्य रो के एलिमेंट्स को जीरो करना है, और यदि डायगोनल में हमें एलिमेंट प्राप्त हों, लास्ट डायगोनल में एलिमेंट लाना है, चाहे 1 हो चाहे 0 हो। ज़्यादातर इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 लाते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा आइडेंटिटी ले आए तो सीधा सीधा x y z की वैल्यू निकल आएगा। तो देखिए इसी प्रोसेस को हम अपनाते हैं। अब इस प्रोसेस को अपनाकर हम किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, पहला एलिमेंट है 1, कॉर्नर का पहला एलिमेंट है 1। इस एलिमेंट की सहायता से अन्य दो एलिमेंट्स 2 और 2 को जीरो करने के लिए निश्चित है R2 - R1 में 2 का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जीरो हो गया। इसी प्रकार R3 में लिखेंगे R3 - R1 × -2, R1 × 2। तो R3 को जीरो करना है फर्स्ट एलिमेंट को, तो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस प्रकार ये दोनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। तो देखिए नीचे में हमने लिखा 1 0 0। सेकंड एलिमेंट देखिए 1 था, इस 1 की सहायता से हम यहाँ पे कितना आता है देखिए 5 × 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट वाले में भी 1 - 2 किया तो -1 आया। 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। इसी प्रकार लास्ट कॉलम देखिए 1, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 7 - 2 दैट इज 5, 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो -1 - 2 दैट इज -3, x y z। लास्ट वाला देखिए राइट हैंड साइड का 9, और सेकंड हो जाएगा आपका 52 - 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 34। इस प्रकार 0 - 19, 9 दूनी 18 -18 हो जाएगा। 0 - 18 दैट मीन्स -18। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से ये मिल गया नया मैट्रिक्स। अब देखिए, अब सेकंड ऑपरेशन ये है कि जो मिडिल वाला डायगोनल है, यहाँ पर इसकी सहायता से हम इस नीचे वाले को जीरो लाएंगे, तो इसकी सहायता से नीचे और ऊपर भी जीरो लाएंगे। तो इसमें हमारा 3 है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम इंटरचेंज कर देते हैं, चूंकि नीचे -1 है तो इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3। तो इस प्रकार से आ जाएगा 1 1 1 एज इट इज, 1 - 3
-1 -3 0 3 5 और XYZ, और इसमें इंटरचेंज करें -18 बीच में 34 नीचे आ गया। इस प्रकार रो 3 और रो 2 को चेंज किया तो इंटरचेंज के बाद दिस। इसी प्रकार आप बीच वाला रो में यहाँ माइनस है तो इसको 1 बनाएंगे, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 20 वाला रो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 1 3 और लास्ट इधर राइट हैंड साइड जो लेफ्ट में करेंगे वो राइट में भी 18 + 18 हो गया। अब इसकी सहायता से ऊपर और नीचे 0 किया जा सकता है। रो 1 के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे, रो 1 माइनस रो 2 0 हो जाएगा। बट रो 3 को 0 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करके रो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आ जाएगा। तो देखिए पहला मैंने लिखा R3 माइनस रो 2 इंटू 3, रो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके 0। इसी प्रकार रो 1 में रो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर 0, तो इस प्रकार सेकंड कॉलम आ जाएगा 0 1 0। अब इधर ऑपरेशन करने से क्या आता है देखिए, 3 तो एज इट इज है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 3 आ जाएगा तो -2 हो गया, और नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो 5 - 9 दैट इज -4। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में वैसे ही करना है। 18 का यूज करना है, 18 में कि देखो इसको 9 माइनस 18 किया तो -9 हो गया। अब नीचे करेंगे 34 माइनस 54, 18 3 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -20 है, 34 माइनस 54 दैट इज -20। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए लास्ट ऑपरेशन हमारा ये है कि डायगोनल लास्ट एलिमेंट ये 1 आ जाए। 1 लाने के लिए हमको इसमें -4 से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। तो राइट साइड में भी करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसकी सहायता से इन दोनों को भी 0 कर दें तो हमारा आंसर लास्ट में क्लियर दिखेगा। इसकी सहायता से इन दोनों को 0 करने के लिए R1 माइनस R3 इंटू 2, R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटाने के बजाय जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा आपका, जोड़ दिया जाए R1 प्लस R3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार R2 माइनस R3, R2 में करेंगे R3 से सब्ट्रैक्ट करके 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस लास्ट वाले कॉलम की लास्ट वाले एलिमेंट की सहायता से इस ऊपर लास्ट वाले एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ दिया तो 5 दूनी 10, 10 में से 9 हो गया 1, ये आ गया। बीच वाला आपका देखिए 3 का मल्टीप्लाई करके 18 माइनस 15 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किया 15 तो 18 माइनस 15 हो गया 3, तो दिस इज 3 और दैट इज 5। अब देखिए आप इधर आइडेंटिटी एलिमेंट है I हो गया, x y z इक्वल टू 1 2 3, दोनों को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो सीधा सीधा आंसर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं और मैट्रिक्स मेथड से इस प्रकार इसका सॉल्यूशन निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको जो भी मेथड अपनाना है वही प्रक्रिया राइट हैंड साइड करेंगे और केवल रो की सहायता से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। एक क्वेश्चन और है, दर्शाइए कि निम्न समीकरण असंगत है, सो दैट द इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है, ये असंगत है। और जो लास्ट में हमने लास्ट प्रॉब्लम किया वो दैट इज कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट होता है तभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, संगत होने पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होने पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इनकॉन्सिस्टेंट किस सेंस में है देखिए, ये इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये वाला भी आता है। बाय मैट्रिक्स मेथड वी हैव ax इक्वल टू b, ए की जगह देखिए कोफिशिएंट्स 1 1 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3 है। दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2, तो 3 1 -2। और लास्ट है 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7। तो देखो कोफिशिएंट 2 4 7, x y z एज इट इज। राइट हैंड साइड देखिए -3 -2 और 7, ये इस प्रकार राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए प्रोसेस अपनाते हैं। ax इक्वल टू b, ए मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेस करते हैं राइट हैंड में भी करना है। तो देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। 1 0 0 लाना है, इसके लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 1 में और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रो 2 0 हो गया। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई करके रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0। ये दोनों को ध्यान देना है, 0 लाना है। बाकी राइट हैंड साइड में क्या आता है, दूसरे कॉलम में क्या आता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए इससे 0 हो गया। सेकंड कॉलम देखते हैं 1
यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 3 दैट इज -2। लास्ट वाले में देखिए नीचे वाला 4 - 2, 2 का मल्टीप्लाई करके किया तो 2 आ गया। लास्ट कॉलम देखिए 1 - 2 7 है, तो यहाँ -2 में -3 का मल्टीप्लाई किया तो -5 हो जाएगा, और 7 - 2 किया तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा कॉलम। राइट साइड देखिए, पहला है -3 और दूसरा है -2 और 7, तो -2 माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके -3 3 जा 9 और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 7। तो ये 9 में से 2 गया 7 है ना, -9 + 9 हो जाएगा, 9 - 2 दैट इज 7। लास्ट में किए हैं हम 2 का मल्टीप्लाई किए 3 में, 3 2 6 6 और ये माइनस चूंकि था इसलिए प्लस हो गया, 7 और 6 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए 2 रो सेम आ रहा है, माइनस हटाने पर 2 रो सेम आ रहा है, तो हम ये दोनों रो को जोड़ देते हैं। रो 3 + रो 2 R3 टेंस टू रो 3 + रो 2, दोनों रो को जोड़ देते हैं तो लास्ट रो 0 हो जाता है और 13 7 20 हो जाता है। अब चूंकि ये कॉलम पूरा रो पूरा 0 हो गया तो निश्चित है इसका वैल्यू निकलना मुश्किल है। इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज एक मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स का कारण लेंगे, नया मैट्रिक्स लिया, इस 20 वाले लाइन को लिया, -3 7 20 को एक ठो ले लिया। अब इसका हम मॉड निकालते हैं और इसमें हम रैंक का चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, रैंक चेक करना है। रैंक अगर सही बता देता है, दोनों का रैंक सही हो, ए का रैंक और इसका रैंक, दोनों का रैंक बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट। अगर दोनों का रैंक अलग अलग आता है तो हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें इसका रैंक चेक नहीं करेंगे, इसका रैंक 2 आ जाएगा, लेकिन इस तीसरे वाले के साथ इसके साथ रैंक चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हमें क्या मिलता है। देखिए रैंक चेक करने के लिए मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं। मॉडुलस वैल्यू यदि नॉन जीरो होता है तो उसकी रैंक 3/3 ऑर्डर का है तो 3 होगा। इसका मॉडुलस वैल्यू निकाला, नॉन जीरो आया, देयरफॉर रैंक ऑफ बी का रैंक हो गया रो ऑफ बी इक्वल टू 3 आया। अब चलिए हम ए का रैंक चेक करते हैं। मॉड ऑफ ए चेक किया तो 0 आ गया, मॉड ऑफ ए हमने चेक किया 0 आया, मॉड ऑफ ए 0 आया, दैट मीन्स ए का रैंक 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा को 2/2 का कोई मैट्रिक्स ले, कोई भी ले सकते हैं, 1 1 3 1 लिया, इसका मॉड निकाला तो दैट इज नॉन जीरो आया। इस रो ए का रो फिर इस प्रकार से नॉन जीरो आने के कारण 2 हो जाएगा, माने मैट्रिक्स ए का रैंक हो गया 2 और मैट्रिक्स बी का रैंक हो गया 3। तो इस प्रकार से हम कहेंगे, चूंकि सी हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि 2/2 ऑर्डर का था, जो कि सबसेट है ए का। सी का रैंक चूंकि 2 आया इसलिए ए का भी रैंक 2 आएगा क्योंकि सबसेट है। तो ए का रैंक 2 आया, बी का रैंक 3 आया, चूंकि रैंक दोनों का इक्वल नहीं है इसलिए हम कहेंगे दिया गया समीकरण असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। इस प्रकार इनकॉन्सिस्टेंट इसको बनाएंगे। चलिए हम आगे का एक क्वेश्चन और लेते हैं, लैम्डा म्यू के किन मानों के लिए, इस प्रकार से। तो इसके बाद फिर आपको नया प्रॉब्लम, इस असमघात अवकल समीकरण या असमघात रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। असमघात अवकल समीकरण ना हो के असमघात रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक समीकरण होना चाहिए, अवकल नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। असमघात रैखिक समीकरण, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए लास्ट टाइप है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और दिखाई देता है। लास्ट टाइप, लेम्डा तथा म्यू के किन मानों के लिए समीकरणों x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10 एंड x + 2y + λz = म्यू का कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल और अनंत हल, ये 3 हल प्राप्त होते हैं। ये हमें बताना है कि लेम्डा और म्यू का मान क्या होगा कि ये 3 प्रकार के हल हो। कोई हल नहीं, दैट इज नो सॉल्यूशन, अद्वितीय हल माने यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट हल माने अनंत सॉल्यूशन। दिए गए समीकरण को हम मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहला काम है मैट्रिक्स फॉर्म में बदला। कोई भी क्वेश्चन आया आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना है, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने मैट्रिक्स फॉर्म बदला था वैसे इसमें बदलेंगे। रो हो जाएगा 1 1 1, फिर सेकंड रो 1 2 3 1 2 लैम्डा। राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट था 6 10 और म्यू। ये आपका पुराना क्वेश्चन था, पुराने हैं मेथड से भी बनेगा। अब पहला काम है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहला 1 है, इस 1 की सहायता से इन दोनों को 0 करेंगे, R2 - R1 से 0 हो जाएगा, R3 - R1 से सेकंड एलिमेंट 0 हो गया। इस प्रकार 1 0 0 कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम में देखिए क्या आता है, 2 - 1 1 हो गया, 2 - 1 लास्ट वाला भी 1 हो गया, तो ये इस प्रकार से आ गया। लास्ट वाला देखिए 3 - 1 दैट इज 2 हो गया, लेम्डा -1 तो लास्ट वाला ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से एक दूसरे घटाने बस केवल से हमें 2 0 लाने की प्रक्रिया चालू होगी। लास्ट वाला देखिए, लास्ट राइट हैंड साइड में 6 है, 6 के प्रोसेस से 6 से
इसको क्या चेंजेस आता है, 10 माइनस 6 करेंगे, R1 R2 माइनस R1 मतलब 10 माइनस 6 दैट इज 4, लास्ट वाला होगा म्यू माइनस 6 दैट इज दिस। इस प्रकार से ये हमारा ये वैल्यू प्राप्त हुआ। आगे की प्रक्रिया में हम बीच वाले जो डायगोनल में बीच वाला एलिमेंट 1 है, इसकी सहायता से ऊपर नीचे जीरो करते हैं। अब ऊपर हमें जरूरत पड़े तो जीरो करेंगे, नहीं तो इससे काम चल सकता है। ऊपर और नीचे दोनों को जीरो करते हैं, तो ऊपर वाले को भी जीरो करना है। इसमें R3 माइनस R2 करने से जीरो हो जाएगा, R3 माइनस R2 जीरो हो गया, और R1 टेंस टू R1 माइनस आल्सो R2। तो देखिए ये जीरो हो गया और देन ये भी जीरो हो जाएगा। R3 माइनस R2 किया तो ये जीरो हो गया, लेमडा माइनस 1 माइनस 2 किया तो लेमडा माइनस 3 हो गया, लास्ट वाला म्यू माइनस 4 म्यू माइनस 6 माइनस 4 तो म्यू माइनस 10 हो गया। अब ऊपर करेंगे, ऊपर भी करना है। ऊपर कर रहे हैं तो देखिए 1 माइनस 1 जीरो हो गया, दैट इज 2 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 1 में R1 माइनस R2 1 माइनस 2 किया तो माइनस 1 होगा, और 1 माइनस 2 6 माइनस 4 किया तो 2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस हम करना चाहेंगे, मगर आगे की प्रक्रिया इसलिए रुक जाएगी क्योंकि लेमडा कांस्टेंट आ गया है इधर म्यू का। अब देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यहां तक तो आपको करना है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखिए नो सॉल्यूशन की स्थिति तभी आएगी जब यहां जीरो आएगा, क्योंकि इस स्थिति में इनकॉन्सिस्टेंट की प्रक्रिया होती है, और यहां भी जीरो अगर लिखने हैं तो निश्चित है देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ये मान के चलते हैं लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, देयर इज नो सॉल्यूशन। दोनों की इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 10 आएगा, तब समीकरण का कोई हल होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। दोनों को जीरो कर देंगे, नो सॉल्यूशन। अब इसमें से एक भी जीरो किए और एक को नॉन जीरो रखे तो निश्चित है सॉल्यूशन। जनरली इसको नॉन जीरो रखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक माने एक सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक से अधिक नहीं मिलेगा। लेट लेमडा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन लेमडा इक्वल नॉट इक्वल टू 3, लेमडा 3 ना हो बाकी सब हो तो निश्चित है एक सॉल्यूशन मिलेगा। बट म्यू इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 10 का मतलब यह है म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको 0 रखेंगे, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, वह कहलाएगा अद्वितीय हल। तीसरी स्थिति है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब ये दोनों नॉन जीरो हो, लेमडा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों को नॉन जीरो करने से लेमडा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, देन इस प्रकार समीकरण के अनंत हल होंगे। लेमडा के कई मान हो सकते हैं, 2 1 इधर 4 5 माइनस 1 जो भी, म्यू के 10 को छोड़कर सब मान होंगे, तो इस प्रकार इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ध्यान रखिए एक को दोनों को 0 रखने से नो सॉल्यूशन, एक को 0 और एक को नॉन जीरो रखने से यूनिक सॉल्यूशन, और दोनों को नॉन जीरो रखने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। हर सवाल में ये काम में आएगा, इसको याद रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।